नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 के लिए। दोस्तों गणित विषय का पेपर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है। विद्यार्थियों को सर्वप्रथम अपने रोल नंबर यहाँ पर प्रश्न पत्र पर ही अंकित कर लेने हैं। बाकी वाले नियम तो आपको पता ही होगा कि इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 4 प्रश्न होंगे, समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा और ये 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। इसके साथ में कुछ रूल दिए गए हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने रोल नंबर प्रश्न पत्र पर लिखें, सभी प्रश्न हल करना भी अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में ही लिखें और सभी प्रश्नों के अंक भी उसके सामने अंकित हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम हल करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 10 मिलियन में करोड़ होते हैं। 10 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं आपको बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो 10 मिलियन में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 10 यानी 100 लाख। कितने लाख? 100 लाख। 100 लाख का मतलब होता है 1 करोड़। तो ऑप्शन नंबर हमारा ब है जो राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और दोस्तों पूर्ण संख्या शुरू होती है 1 से और वो कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 होती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या 55 की पूर्ववर्ती संख्या है। दोस्तों एक मैं यहाँ पर संख्या लिखता हूँ 5। इसकी यदि प्रवर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो हमें आंसर मिलेगा कितना? 6। तो 5 की प्रवर्ती संख्या 6 है और यदि हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो 1 माइनस करना है। जैसे 5 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 4। तो 5 की प्रवर्ती संख्या 6 है और 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 है। तो इसी प्रकार से 55 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 54 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर अ इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन रहेगा 7/10 का दशमलव रूप होगा। इसका आपको दशमलव रूप लिखना है और दोस्तों दशमलव रूप ज्ञात करने के लिए हमेशा हर का अंश में भाग देना है। तो आप 7 के अंदर भाग दे दोगे 10 का। किसका भाग दे दोगे? 10 का। तो भाग नहीं जाता, पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ हम 0 उतार सकते हैं। 10 का भाग 70 में कितनी बार जाता है? 7 बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.7। यहाँ 0.7 दोनों ही राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों आपको याद होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि दोस्तों 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। सबसे छोटी विषम संख्या है। दोस्तों विषम संख्या आपको पता ही होगा, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। कौन सी होती है? 1। और उसके बाद में 3। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या होगी 1। सबसे बड़ी विषम संख्या हम दोस्तों ज्ञात नहीं कर सकते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2। ओके। उसके बाद का क्वेश्चन है 90 डिग्री के कोण को खाली जगह कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को तो हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से जो छोटे कोण होते हैं उसे हम न्यून कोण कहते हैं और 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण होते हैं उसे हम अधिक कोण कहते हैं और 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण के नाम से जानते हैं। ग क्वेश्चन है 1 किलो में ग्राम होते हैं। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। घ क्वेश्चन है त्रिभुज में तीनों अंत कोणों का योग खाली जगह होता है। त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के अंत का मतलब अंदर वाले कोण। अंदर वाले कोणों का टोटल कितना होता है? तो त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का टोटल होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। और कोई भी आकृति उसके बाहर वाले कोणों का योग तो हमेशा 360 डिग्री ही रहता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद का क्वेश्चन है 7, 10,999 के बाद आने वाली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। दोस्तों लगातार आपको प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें 1 जोड़ते जाएंगे और आंसर हमें मिलता जाएगा। तो हम लिखते हैं 10,999
99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11,000, कितना हो जाएगा 11,000। ठीक है, इसके बाद में वापस से हमें अगली प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है, तो 11,000 के अंदर हम 1 जोड़ देंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 11,001। उसके बाद में वापस से 1 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 11,002। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे आगे वाली लगातार 3 प्राकृत संख्या हो जाएगी। आगे वाली प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है तो हमें एक एक जोड़ते जाना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संख्या 5 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। दोस्तों गुणज नाम आते ही आपको याद रखना है पाड़ा। अब 5 के गुणज आपको लिखने हैं, मतलब 5 का पाड़ा आपको याद होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 के प्रथम 3 गुणज। आपको 5 का पाड़ा लिख देना है। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। ये इसके प्रथम 4 गुणज हमने लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे 5 आया हुआ है तो 10, 15, 20 ये हो गए 3 गुणज। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है 9वां, 15 व 25 के सार्वक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वक गुणनखंड, तो पहले तो हम क्या करेंगे 15 का गुणनखंड लिख देंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 15 के अंदर भाग किस किस का जाता है, 1 का जाता है और भाग जाता है 3 का, 5 का भाग जाता है और 15 का भाग जाता है। ये 15 के गुणनखंड है। उसके बाद में हम 25 के गुणनखंड लिखते हैं। 25 के गुणनखंड, 25 में किसका भाग जाता है, 1 का जाता है। उसके बाद में हमारे भाग जाता है 5 का, और 5 के बाद में 25 में भाग जाएगा डायरेक्ट 25 का ही। ठीक है, ये है 25 के गुणनखंड। हमें सार्वक गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वक गुणनखंड। सार्वक गुणनखंड, सार्वक गुणनखंड इन दोनों में जो सेम है वो हमें लेना। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो एक सार्वक गुणनखंड हो गया। एक 3 इसमें है बट इसमें है नहीं, 5 इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, और इसमें कोई सेम नहीं है, तो इसके सार्वक गुणनखंड यही हो गया 1 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -2 + 6 का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा खींच देंगे। क्या कर देंगे, संख्या रेखा खींच देंगे। संख्या रेखा किसे कहते हैं, वह रेखा जिस पर संख्या दर्शाई जाती है उसे संख्या रेखा कहते हैं। यहाँ पर -2 और इधर प्लस के 6 हैं, तो लगभग 0 हम यहाँ पर रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर रखते हैं -1, यहाँ पर रखते हैं -2, और इधर हम रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अपने मन से इतना लिख देते हो, इधर -3 तक लिख देते हैं। हमें क्या करना है, -2 है, -2 कहाँ है, ये रे -2। यहाँ पर हम घेरा लगाएंगे, इसके ऊपर गोल -2। -2 के अंदर जोड़ने कितने से दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें जोड़ना होता है तो हम इस साइड में चलेंगे, घटाना होता है तो हम इस साइड में जाते हैं। ठीक है, राइट साइड में जाते हैं जब जोड़ते हैं तब, क्योंकि जोड़ने पर संख्या बढ़ती है। तो अब इसमें जोड़ने कितने से हैं, तो इस -2 से 6 कदम हम इधर चलेंगे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। क्या संख्या मिल गई, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे -2 + 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो नोट के रूप में, -2 से हम दाई तरफ 6 कदम चलने पर 4 प्राप्त होते हैं। मतलब ये हुआ कि -2 में 6 जोड़ने पर हमें 4 प्राप्त होते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, निम्न को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर ये एक बीन दी गई है और इस बीन को हमें कौन से क्रम में लिखना, आरोही। तो दोस्तों आरोही का मतलब है बढ़ता क्रम, धीरे धीरे संख्या बड़ी होगी आरोही क्रम में, और अवरोही क्रम में धीरे धीरे संख्या छोटी होगी। ये बात ध्यान रखना है। तो जब भी बीन होती है और उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है तो उनके हर एक जैसे होने चाहिए। यदि दोस्तों हर एक जैसे नहीं है तो लसप लेकर उनके हरों को एक जैसा बनाओ पहले। उसके बाद में जो अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी है, छोटा है वो संख्या छोटी है। तो यहाँ पर तो हर हमारे ऑलरेडी क्या है, एक समान है। तो हमें जब हर एक जैसे होते हैं तो सिर्फ अंशों पर ही ध्यान देना है। जो अंश सबसे छोटा है वही संख्या सबसे छोटी है, और जो अंश सबसे बड़ा है वही संख्या सबसे बड़ी है, यदि हर समान है तो।
तो हमें इसमें इसको कौन से क्रम में लिखना, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब धीरे धीरे संख्या बड़ी होगी। तो इन अंशों में देखो सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो सबसे पहले आ जाएगा 1/8। उसके बाद में 1 से बड़ा कौन है, 1 से बड़ा 3 है, तो ये आ जाएगा 3/8। अब 3 से बड़ा कौन है, 5, तो ये आ जाएगा 5/8। उससे बड़ा कौन है, 7, तो ये 7/8। ये तो हो गया आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में लिखना होता तो यहाँ से 7/8, 5/8, 3/8, 1/8 ये क्रम हो जाता। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 12वां। भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो भिन्न है इसको मिश्रित भिन्न में लिखना है। मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, हर का भाग अंश में देना होता है। चलिए हल करते हैं। ये 20 अंश है, भाग देना है हमें हर जो 3 है। पहले वाले को हल करते हैं। 3 का टेबल बोलो, 20 के अकॉर्डिंग आप जहाँ तक जाते हो वहाँ तक बोलना है। तो 7 या 18, 6 बार भाग गया, कितने आए, 18 आए। माइनस करो, 20 में से 18 गए, पीछे 2 बचे। अब आगे कोई संख्या नहीं है, यदि संख्या होती तो हम यहाँ पर लिखते। इसमें आपको पॉइंट नहीं लगाना है, मिश्रित भिन्न में लिखना होता है ना, तो हर का अंश में भाग देना है, लेकिन पॉइंट लगा के उसको पूरा हल नहीं करना है। ठीक है, जहाँ तक पूर्ण रूप से भाग जा रहा है वहाँ तक भाग देना है। उसके बाद में जो भागफल हमारा आता है उनको सबसे पहले लिखना है पूर्णांक के रूप में। ये 6 है तो इनको सबसे पहले लिखेंगे 6। उसके बाद में जो हमारा शेषफल आया उस शेषफल को अंश में लिखेंगे। ठीक है, और हर में लिखेंगे 3 को, यानी जिसका हमने भाग दिया है उसको। आई बात समझ में। तो ये हो गया 20/3 का मिश्रित भिन्न हो गया 6 सही 2/3। इसी प्रकार से 11/5 को भी हम हल करते हैं। तो भाग हमें देना है 11 के अंदर, किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। 5 दूनी 10 हो गया। ओके, पीछे कितना बचा, 1 बचा। भागफल को पहले लिखेंगे, भागफल 2 है तो लिखेंगे 2। अंश में लिखेंगे शेषफल को जो 1 है, और हर में लिखेंगे जो इसके हर में है वो का वही। ठीक है, हर समान रहता है, चाहे मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न बनाओ या सरल भिन्न से मिश्रित भिन्न बनाओ। तो इसी प्रकार से आप इनको भी हल कर सकते हो। वैसे ये हो रहा है हमारा 1 सही 1/7, और इनका आपको हमें कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 13वां। संख्या 24 और 37 का मस्सक ज्ञात कीजिए। दोस्तों मस्सक यानी एक गुणनखंड होता है। लसप में भी गुणनखंड ज्ञात करते हैं, मसप में भी गुणनखंड, लेकिन मसप में गुणनखंड अलग अलग करते हैं, लसप में गुणनखंड एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, मसप ज्ञात करना है, यानी महत्तम समाप्त करते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों के हम गुणनखंड अलग करेंगे। यहाँ पर 24 के हम गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 12 बार गया। वापिस से 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 6 बार गया। 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 3 बार गया। अब 3 का भाग 2 1 बार गया। इसी प्रकार से 37 का गुणनखंड हम यहाँ करते हैं। 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 18 बार। 2 का भाग 2 कितनी बार गया, 9 बार। अब भाग देंगे हम 3 का, कितनी बार गया, 3 बार। अब भाग वापस से 3 का, कितनी बार, 1 बार। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मसप ज्ञात करना है। मसप ज्ञात करने के लिए इनके जो गुणनखंड और इनके जो गुणनखंड आए हैं, फैक्टर आए हैं, उनको यहाँ पर हमें लिखना है जो समान है। तो देखो दोस्तों 2 इसमें भी हैं और 2 इसमें भी हैं, तो एक बार हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई। वापिस से दोबारा 2 इसमें है, इसमें भी दोबारा है, तो वापिस से हम लिखेंगे 2 इंटू। अब वापस तीसरी बार इसमें 2 है, लेकिन इसमें तीसरी बार 2 नहीं है, तो अब हम नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो हम लिखेंगे 3। मतलब ये हुआ कि हमें मसब ज्ञात करना है तो गुणनखंड अलग अलग करने और उनके फैक्टर जो सार्वगुणनखंड है वो हमें लिखना होता है। तो ये हमारे सार्वगुणनखंड है, समान कॉमन जो गुणनखंड है वो हमें लिखने होते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसका हमारे मसब कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम हल करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को हल कीजिए। ये भिन्न है, भिन्नों की जोड़ और बाकी हो रही हल करना है। तो हल करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे हल करने के लिए जोड़ या बाकी को करने के लिए हर एक जैसे होने चाहिए, लेकिन हर एक जैसे नहीं तो एक जैसे बनाओ या लसब लेकर इसे हल करो। हल करते हैं। 8 और 3 का लसब लेते हैं, तो लसब भी किस प्रकार से लेते हैं हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। 8 और 3 का एक साथ में गुणनखंड करना है। 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 3 में जाएगा नहीं। 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, इसमें जाएगा नहीं। वापिस से 2 का भाग इसमें गया और 3 में गया नहीं। अब 3 का भाग देंगे जाएगा 1 1 टाइप। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। तो लसब हमारे कितना आ गया, 24 आ गया। इस प्रकार से एलसीएम या नीचे लिख देना। यहाँ पर कोष्टक में आपको लिख देना LCM बराबर 24। अब देखो 8 का भाग 24 में दो, ये वाला हर है ना 8, इसका भाग इस 24 में देना है। तो 8 का भाग 24 में दो कितनी बार जाता है,
तो 8 का भाग हम देते हैं तो भाग जाता है 3 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, यहाँ पर लिख दो 3, इंटू लगाओ, इसका अंश क्या है 13, तो 13 से प्लस है तो प्लस लिखो। अब 3 का भाग 24 में दो कितनी बार जाता है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 6 का नहीं जाता है तो 7 या 21, 8 का भाग जाता है, 8 बार जाता है, 8 3 24, कितनी बार भाग जाता है 3 का भाग 24 में, इसी प्रकार से ये 3 का भाग 24 में 8 बार जाता है, 8 इंटू करेंगे 14 से, ठीक है। आगे अब देखो 13 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूनी 24, 13 39, यहाँ पर हमारे होते हैं 39, प्लस 14 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, 24 का हमारे आ गया 4, हासिल का गया 2, 8 एकम 8, 8 8 से 9 और 10, 104, 14 8 104, बट्टे में है 24। अब इनको आगे हम जोड़ के लिख देंगे, 39 और 4 कितने होते हैं, 9 और 4 होते हैं हमारे 13, 13 का 3, हासिल का गया 1, 3 और 1 हो गया 4 और 1, 143 बटे 24, ये आ गया हमारा आंसर। इसी प्रकार से ये बाकी करेंगे तो इसमें भी ऐसे ही आपको लसअप लेना है और बाकी में माइनस करना है, जोड़ में जोड़ना है, बस फर्क इतना ही। इनका एलसीएम हमारे आता है 20, मैं यहाँ पर आपको फटाफट से हल करके दिखा देता हूँ। एलसीएम इन दोनों का आता है हमारे 20, 4 का भाग 20 में कितनी बार जाता है आपको पता ही होगा, 5 बार जाता है। 5 को 9 से गुणा करना, यहाँ ऐसे लिख दो 5 इंटू 9 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 का भाग 20 में जाता है 4 बार, 4 को गुणा हमें किससे करना है, 3 से करना है। अब देखो आगे 9 पंजे 45 हो गया, ये तो माइनस ये हमारे 4 12 हो गया, बट्टे में आ गया 20, ठीक है। अब बराबर में देखो 45 में से 12 माइनस करना है तो 5 में से 2 गए, पीछे बसे 3, 4 में से 1 गया, पीछे बसे 3, बट्टे में आ गए 20, 33 बटे 20, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी माप 7 सेमी, 5 सेमी व 6 सेमी। तो दोस्तों रचना करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से एक आपको रेखा खींच लेनी। 7 सेमी की मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये 7 सेमी मान लो स्केल की सहायता से मैंने खींची, ये 7 सेमी आपको स्केल की सहायता से खींचनी। अब ये एक 5 सेमी और एक 6 सेमी, मतलब त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो ये 5 है तो ये आपके होगी 6, और यदि ये आपके 5 है तो ये 6 होगी, ठीक है। तो मान लो अब हम 5 सेमी की भुजा खींचते हैं, तो अब आपको क्या करना है, जो प्रकार है स्केल है उसके अंदर आपको उसकी सहायता से आपको प्रकार के अंदर 5 सेमी भरना है। इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं, वो यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लेना। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर 7 सेमी की रेखा खींचेंगे, किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से। यहाँ पर नुकीला इच्छा रखेंगे, 5 सेमी हमने भरा हुआ है तो इस प्रकार से हम सांप काट लेंगे 5 सेमी का। अब वापिस से उस प्रकार में 6 सेमी भरेंगे और अब की बार इस पॉइंट से हम सांप काट लेंगे, तो वो सांप मान लो इस प्रकार से कटेगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट मिलान किया तो अब स्केल की सहायता से इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब ये 7 सेमी, ये 6 सेमी और ये 5 सेमी। अब इसमें आपने क्या क्या काम किया वो आपको यहाँ पर रचना के रूप में लिखना होता है कि सर्वप्रथम हम कच्चा चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कच्चा चित्र बनाते हैं। कच्चा चित्र बनाकर उसका माप रखते हैं, ठीक है, माप रखते हैं। उसके बाद में हम स्केल की सहायता से 7 सेमी रेखा खींची, फिर पॉइंट ए पर हमने 5 सेमी का सांप काटा और पॉइंट बी पर हमने 6 सेमी का सांप काटा। मिलान सीन का नाम हमने सी रख दिया, स्केल की सहायता से इन सभी पॉइंटों को मिला दिया। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, ठीक है, ये इसकी रचना होती है। उसके बाद में है हमारा 16वां क्वेश्चन, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है, -7 + 9 + -4 + 6। तो पहले तो इन निशानों को हटाना पड़ेगा, तो -7 का तो -7 रहेगा। निशानों का मतलब मैंने कोष्टक के बारे में बोला, ठीक है, पहले कोष्टक को हटाएंगे, कोष्टक हट गया, प्लस 9 के तो हमारे 9 ही रहेंगे, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 6। अब देखो माइनस की संख्या को अलग लिख दो, प्लस की संख्या को अलग लिख दो। माइनस के 7 है और माइनस के 4 है, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं दोस्तों, और प्लस प्लस भी आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे लेकिन निशान वह का वही रहता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने आपके दोस्त के पास से 7 रुपये लिए, दूसरे दोस्त के पास से आपने 4 रुपये लिए, तो एक दोस्त आपके 7 मांग रहा है, दूसरा आपके 4 मांग रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना मांगते हैं, मांगना तो मांगना ही रह जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई दोनों को जोड़ दिया तो अब वो मांग नहीं रहे, आप उनके मांग रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन यही पॉइंट है कि माइनस माइनस के निशान यदि सेम है तो वो आपस में जुड़ेंगे लेकिन निशान वह का वही रहेगा, तो निशान तो यही रहेगा माइनस का, ठीक है। और 7 और 4 को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 7 और 4 होते हैं हमारे 11, ठीक है, ये हो गया 11। अब प्लस प्लस को अलग जोड़ दो, 9 और 6 को जोड़ दो, 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं,
प्लस 15। अब आपको ध्यान ये रखना है, एक संख्या आपके माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो उसमें हमेशा बाकी होती है, ये बात ध्यान रखना। और बड़ी में से छोटी संख्या घटाना, उसके बाद में निशानों को देखना। तो यहाँ पर 15 बड़े हैं, 11 छोटे, तो 15 में से 11 गए, पीछे बच के 4। अब इन दोनों में बड़ी संख्या 15, 15 के आगे प्लस का निशान है, तो ये संख्या आपके प्लस की रहेगी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम हल करते, पहले निशानों को हटाते हैं, सॉरी कोष्टक को हटाते हैं। -32 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 9। प्लस प्लस को पहले लिख दो या माइनस माइनस को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो माइनस के 32 और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7, यानी माइनस के हो जाएंगे 37। प्लस के 8 और प्लस के 9, तो ये हो जाएंगे प्लस के 17। अब आपको माइनस करना है, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। तो 37 में से हम 17 घटाते हैं, तो 7 में से 7 गया, पीछे बचा 0, 3 में से 1 गया, पीछे बचे 2। अब इन दोनों में बड़ा कौन था, 37 बड़ा था। 37 के आगे किसका निशान है, माइनस का, तो आंसर आपके आ गया माइनस में। ठीक है, इस प्रकार से ये हल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 25 सेमी। वर्ग का परिमाप भी ज्ञात करना और क्षेत्रफल भी। तो परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लिखते हैं, परिमाप। वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है शेयर इंटू भुजा। क्या होता है, शेयर इंटू भुजा। अब ठीक है, परिमाप ज्ञात करने का सूत्र शेयर इंटू भुजा है, तो शेयर का शेयर इंटू भुजा का मतलब भुजा की लंबाई कितनी है, 25 है, तो 25 से गुणा कर दो। 4 को हमने 25 से गुणा किया, तो 25 के 100 कितना हो गया, 100 सेमी। ठीक है, ये सेमी में था, इसलिए सेमी में परिमाप आया। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है, 25 है, इंटू 25, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही आता है। ठीक है, सेमी है तो वर्ग सेमी, मीटर है तो वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्या ये समानुपात हैं। ये आपको बताना है कि ये समानुपात है या नहीं। तो दोस्तों इसका एक नियम है, अंदर वाली संख्या को अंदर वाली संख्याओं से मल्टीप्लाई करो, बाहर वाली संख्या को बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करो। यदि दोनों का आंसर सेम आता है तो वो समानुपात में है, अन्यथा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 45 इंटू 46 से गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, 0 को छुपा देते हैं एक बार। 45 दूनी 90 और 45 सौ के हो गया है हमारे 180। ठीक है ना, 45 कम 45, 45 दूनी 90, 45 सौ के 180, 180 और ये 0 लगा दिया 18। अंदर वाले अंत पॉइंटों को हमने यदि मल्टीप्लाई किया तो 1800 आया। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 120 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से, या 15 को 120 से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 0 को छुपा देते एक बार, तो 12 पंजे हमारे हो गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 12 पंजे 60, 60 का 0, हासिल का गया 6, 12 एकम 12, 12 और 6 हो गया 18। ठीक है, एक 0 छुपाया था वो हमने लगा दिया 1800। दोनों का देखो, अंत संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहाँ पर हमें लिखना है अंतः संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल इज इक्वल टू बाह्य संख्याओं का गुणनफल, बाह्य संख्याओं का गुणनफल। यदि दोनों समान है तो वो समानुपात में है। तो यहाँ पर हमारे हो रहा है 1800 अनुपात 1800 हो रहा है ना, ये समानुपात में। तो आप लिखोगे अतः इनके अंत संख्याओं का गुणनफल और बाह्य संख्याओं का गुणनफल बराबर है, इसलिए ये समानुपात में है। अब इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना क्या ये समानुपात में है या नहीं है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन, राजू एक पुस्तक 37 पॉइंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुस्तक की रेट, पुस्तक है 37.65 रुपये खरीदता है, और एक पेंसिल खरीदता है ये 5 रुपये और 25 पैसे में खरीदता है। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए। अब दुकानदार को इसने दे दिए हैं 50 रुपये, कितने रुपये दे दिए, 50.00 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको ये बताना है कि दुकानदार ने उनको कितने रुपए वापस दिए। अब दुकानदार को उसने 50 दिए तो वो कितने रुपए वापस देंगे। तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि भाई उसने कुल सामान कितने रुपए का खरीदा है। तो इसके लिए हम इसको प्लस करेंगे, रुपये हो जाएगा, 5 5 0 10, यानी हासिल का गया 1 से और 1 7 8 9, यहाँ पर हो गए 9,
5 हमारे हो गए 5 11 11 का 1 हासिल का गया 1 3 और 1 4 41.90 रुपये हुए। अब दुकानदार को दिए, यहाँ पर हम दुकानदार को दिए और माल की कीमत ऐसे आपको लिखना है कितनी हुई है 41.90 माइनस करेंगे 0 में से 0 0 0 में से 9 जाते नहीं, एक इसको उधार दे दो तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 49। कितने हो जाएंगे 49। यहाँ पर 49 हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 100। कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, ठीक है 100 पैसे हो जाते हैं 100। तो यहाँ पर ये 10 हो गए हैं, 10 में से 9 गया पीछे बचा 1, ठीक है। अब देखो 9 में से हमारे 1 गया तो 9 में से 1 जाएगा, पीछे कितना बचेगा 8 बचेगा। इधर 4 में से 4 0 बचेगा। कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे 8 रुपये और 10 पैसे, ठीक है। उसको अब यहाँ पर आप लिख दोगे अतः दुकानदार उसको 8 रुपये और 10 पैसे वापस देगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न को सही मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है खंड अ को खंड ब से। न्यून कोण, इनमें से न्यून कोण कौन सा 1/4 गुणन वाला न्यून कोण होता है। सरल कोण 1/4। देखो हम यहाँ पर पता करते हैं एक बार, ये भाई घड़ी है यहाँ पर, ये हमारा 1/4 होता है तो 1/4 तो होता है हमारा समकोण। 1/4 से कम होता है ना, वो हमारा होता है न्यून कोण, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, गलती हो गई। तो न्यून कोण 1/4 से कम। अब यहाँ से घड़ी की ये सुई है और ये इस सुई से यदि कम रहेगी, यहाँ से 3 से कम रहेगी तो न्यून कोण कहलाएगा। यदि ऐसा है तो वो समकोण हो जाएगा। सरल कोण 180 डिग्री का कोण होता है। अब 180 डिग्री का कोण तो इसमें दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ पर हम मान लेते 1/2 गुणन। कितना मान लेते 1/2 गुणन। सरल कोण 1/2 गुणन, ठीक है 1/2। यानी यहाँ से लगाकर मान लो यहाँ से घड़ी की सुई स्टार्ट हुई और यहाँ आकर रुक गई तो ये आपके 180 डिग्री का हो जाएगा, सरल कोण हो जाएगा। 16, अब 16 है तो 16 का 32 होता है यहाँ देखो, तो 16 को हम 32 से जोड़ देते हैं। ये इसका क्या है गुणज है। 25 का 50 होता है तो 25 है वो 50 का गुणनखंड है, ठीक है। 50 के अंदर 25 का भाग जाता है। 8 के गुणनखंड 8 के गुणज है 64, ठीक है। वैसे तो 32 भी हो रहा था। चलिए आगे को हल करते हैं। ये क्या आ गया भाई 20 में। स्टूडेंट्स 1 मिनट स्टॉप, कुछ पॉइंट आ गए 20 में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ये 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यदि ये वीडियो आपके काम का है और आपको ज़रूर इसमें से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके आगामी कक्षा 7th की बेस्ट तैयारी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य करें, जहाँ पर लाइव क्लासें होगी, फ्री में ट्यूशन होगा। ओनली फॉर 29 रुपये में आप 1 मंथ तक फ्री ट्यूशन कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, और लाइव क्लासों का भी आनंद ले सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।